हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है स्वदेश। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। क्लास 8 के इस बुक के यानी मल्हार बुक के सारे क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो प्रश्न ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मेरी समझ से है। तो आइए मेरी समझ के क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो आपके सामने क में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए, यानी ये आपको स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है क्या वो सामाजिकता से है, संवेदनहीनता से है, कठोरता से है या नैतिकता से है। तो देखिए वह हृदय नहीं है पत्थर है, इस पंक्ति में हृदय पत्थर होने का क्या मतलब है? तो ये संवेदनहीनता से है। किसी से है? संवेदनहीनता से है और कठोरता से है। तो यहाँ पे आपको 2 स्टार लगाने हैं, एक संवेदनहीनता के सामने और एक कठोरता के सामने। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। यानी यहाँ पे आपको कविता का मुख्य भाव के बारे में बताना है। और यहाँ पे देखें तो दिया गया है देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता। तो देखिए कविता का जो मुख्य भाव है या मुख्य विषय कहें तो ये आपके देश के प्रति प्रेम को लेकर के है। ठीक है, देश के प्रति प्रेम को लेकर के है। तो इसके आगे आप क्या करेंगे? स्टार लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कह रहा है हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पे देखें तो ऑप्शंस के फॉर्म में दे रखे हैं देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश के शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिक के लिए और देश के सभी प्राणियों के लिए। तो देखिए हम हैं जिसके राजा रानी, इसका कहने का क्या मतलब है? तो ये जो शब्द है इसका कहने का मतलब है कि देश के जितने भी समस्त नागरिक हो, चाहे वो नारी हो या वो पुरुष हो, इन सभी को मिला करके नारी को रानी और पुरुष को राजा के रूप में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा? ये आपका देश के समस्त नागरिकों के लिए। तो इसके सामने आप स्टार का चिन्ह लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 4 आता है, जिसमें कहा गया है कि कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? क्या वो जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है या जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है? तो देखिए हृदय जो पत्थर के समान है वो कौन है? तो जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। जिसमें क्या नहीं है? देश प्रेम का भाव नहीं है। वैसा हृदय जो है, वैसा जो दिल है वो प्रेम, वैसा जो हृदय है जो देश से प्रेम ना करे वो पत्थर के समान होता है। तो यहाँ पे इसके सामने क्या करेंगे? स्टार को लगा लेंगे। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन। इसी का ख क्वेश्चन में कहा गया है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए और विचार कीजिए आपने ये उत्तर ही क्यों चुना है। ये आपको बताना है कि जो हमने ये सब उत्तर चुना है ये हमने उत्तर क्यों चुना है, ये आपको बताना है ख क्वेश्चन में। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। अपने उत्तर का चुनाव निम्न कारण से किया है। जो भी हमने उत्तर का चुनाव किया है वो निम्न कारण से किया है। फर्स्ट में हमने चुनाव किया था संवेदनहीनता और कठोरता। संवेदनहीनता और कठोरता इसलिए मैंने चुना कि कवि ने भावनाओं के बिना हृदय को पत्थर के समान, कवि ने भावनाओं के बिना हृदय को पत्थर के समान बताया है। यहाँ पे होता लिखा गया है, पत्थर के समान बताया है। ठीक है, बताया है। ठीक है, आप लिख लेंगे पत्थर के समान बताया है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी का अगर आंसर करें तो सेकंड नंबर में जो हम आंसर चूज किए थे वो एक चूज किए थे कि देश के प्रति प्रेम
मैंने इसलिए चुना कि इस कविता के हर पंक्ति में कवि ने देश के लिए जीने मरने की बात की है। यानी देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति आपको जीना चाहिए, देश को अगर आपकी जरूरत है तो आपको जान देने तक की बात को सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे देश के प्रति प्रेम को चुना है। फिर थर्ड में, देश के समस्त नागरिकों के लिए मैंने इसलिए चुना कि हम शब्द देशवासियों को संबोधित करता है जो इस देश में जन्मे पले बढ़े और जिससे हम सब का पहचान है, इसलिए देश के समस्त नागरिकों को चुना गया। फोर में, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, मैंने इसलिए चुना कि पत्थर के समान हृदय वही है जिसमें देश के प्रति प्रेम नहीं हो। तो हमने आपको बताया कि ये सब जो प्रश्न का उत्तर चुने वो क्यों चुने, इसका कारण यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, मिलकर करें मिलान। यानी अब यहाँ पे मिलान करना है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई है, उनके भाव उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उसके सही अर्थों या शब्दार्थों से मिलान कीजिए। तो देखिए, स्तंभ 1 में जो आपको दिया गया है वो बोल रखा है कि जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा कि जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर देखिए 2 नंबर में कहा है, जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो ये किसके साथ चला जाएगा? ये जाएगा जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। फिर उसके बाद 3 में कहा गया है, जिस पर ज्ञान भी मरते हैं, जिस पर ज्ञान भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इसका क्या मतलब होगा? इसका कहने का मतलब है कि जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। 4 नंबर में है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसका क्या मतलब है कि जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और इस तरीके से स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से आप मिलान कर लेंगे। अब आता है आगे का क्वेश्चन, पंक्तियों पर चर्चा, जिसमें देखिए यहाँ पे कह रखा है कि कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। यानी यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियां दी गई है, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और विचार करना है और इसके अर्थ को लिखना है कि आप इसके अर्थ को क्या समझ पाए। इसमें देखिए क पंक्ति की अगर बात करें तो क पंक्ति में दिया है, निश्चित है निसंशय निश्चित है, निश्चित है निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवाने को। तो आइए इसका अर्थ अगर समझें तो देखिए हमने लिखा है पंक्ति क का अर्थ कि इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि मृत्यु निश्चित है, यानी मरना हर किसी को है और वो भी एकदम गारंटी है, जिसमें हर कोई को अपनी जान छोड़नी है और हर कोई अपनी जान को छोड़ करके कहाँ जाएगा? मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। जैसे परवाना दीपक की लौ में चलता है, जो दीपक के लौ में कौन जाता है? परवाना का मतलब उस दीपक में जो बाती होता है ना, उसकी बात की गई है। तो दीपक में जो परवाना है वो लौ के साथ जलता है। वैसे ही देश प्रेमी को देश के लिए बलिदान देना पड़ता है। जो देश प्रेमी है अपने देश के लिए क्या करेगा? अपने जान तक को भी दे देगा, जैसे परवाना दीपक के लिए या दीपक के लौ के लिए दे देता है। अब उसके बाद देखिए सेकंड पंक्ति इसी में कहा है, सब कुछ है अपने हाथों में, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
तो देखिए सेकंड जो पंक्ति है इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि पंक्ति ख का अर्थ हमारे पास सब सामर्थ्य है। सामर्थ्य के मतलब सब चीज करने की शक्ति है, शक्ति, संसाधन, साहस, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी के हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं पत्थर है। ये इसका अर्थ हमने आपको समझाया। फिर देखिए ग में कहा गया है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब आइए इस पंक्ति का हिंदी मतलब समझे। तो देखिए ग में हमने लिखा है कि जिस हृदय में भावना, संवेदना और प्रेम नहीं है वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। इस पंक्ति का मतलब यही है कि जिस हृदय में भावना नहीं है, संवेदना नहीं है और प्रेम नहीं है अपने देश के प्रति, तो वैसे जो हृदय हैं वो क्या है, पत्थर हैं। वैसे हृदय नहीं है। अब आएंगे आगे के क्वेश्चन सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। जिसमें देखिए क क्वेश्चन कहता है हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति में कवि हमें अर्थात देश के नागरिकों को राजा रानी कहता है। और देश के नागरिकों कहने का मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? पुरुष और महिला की, पुरुष और महिला या नारी की बात की गई है। ठीक है, तो हम सब देश के क्या हैं? राजा रानी हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह देश हमारा है, हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं, हम अपने देश के संसाधनों और गौरव के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, क्यों कहा गया है? तो हम इसलिए बताएंगे कि हम अपने संसाधनों के उत्तराधिकारी हैं, हम ही इनके कर्ता धर्ता हैं। और किसे कहा गया है? तो भारत के नागरिकों या देश के नागरिकों कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आप ख क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? तो आइए इसका उत्तर लिखेंगे कि संसार संग चलना का अर्थ है समय के साथ आगे बढ़ना, समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखना और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं चलता, न तो वह समाज में स्थान पा सकता है, न ही प्रगति कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति अकेला रह जाता है और समाज से बिछड़ जाता है, इसलिए संसार उसका नहीं हो पाता है। तो हमने आपको बताया कि संसार संग चलने का क्या मतलब होता है? समय से सारे चीजों को करना। और जो व्यक्ति संसार के संग नहीं चलता है वो क्या होता है? वो छूट जाता है, वो अकेला रह जाता है अपने समाज से, अपने आसपास से। ठीक है, उसके बाद ग क्वेश्चन कहा गया है उस पर है नहीं पसीजा, उस पर है नहीं पसीजा, जो क्या है वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? बताइए। उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए भावुक नहीं होता, यानी संवेदनशील नहीं होता, जिसे अपने देश की मिट्टी से प्रेम नहीं होता, वह केवल धरती पर बोझ है, वह न समाज के काम आता न ही देश के। ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो इस पंक्ति का कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि वो पंक्ति में क्या कहा गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट घ पे, जिसमें कहा गया है कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे देश प्रेम कहने का आशय यह है कि हमें अपने देश के लिए सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना रखना चाहिए। एक सच्चा देश प्रेमी हुआ है जो अपने देश की मिट्टी, भाषा, संस्कृति और लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखे और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देना ही देश प्रेम होता है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है कि देश प्रेम क्या होता है, देश प्रेम से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजों को लिख लेना है। अब आगे के क्वेश्चन अंगा पे चलते हैं,
जिसमें कहा गया है यह रचना एक आह्वान गीत है, यानी इसमें आह्वान किया गया है कि अगर किसी को देश की सुरक्षा करने के लिए बुलाया जाए तो वो हिचके नहीं, वो बेझिझक देश की सेवा करने में तत्पर रहे, जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि इस कविता की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला नंबर 1 में इसमें सरल भाषा, इसमें जो भाषा है वो सरल और प्रभावशाली है। प्रेरणादायक स्वर का प्रयोग किया गया है, तुलनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यह रचना हमें कर्तव्य बोध कराती है और प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए। हमें किसके लिए जीना चाहिए? तो देश के लिए, यहाँ पे लिए छूट गया है, आप लोग लिख लेंगे, हमें देश के लिए जीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिसमें कहा है अनुमान और कल्पना से, यानी अनुमान और कल्पना से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बारी बारी से देखेंगे। कह रहा है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। का क्वेश्चन कह रहा है कि जिसने की खजाने खोले हैं, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। यहां पे आपको अनुमान लगा करके लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे, यहां खजाने, यहां खजाने का अर्थ, यहाँ पे का छूट गया है, यहां खजाने का अर्थ देश की प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और धरोहरों से हो सकता है, जैसे कृषि योग्य भूमि, नदियां, खनिज, वनस्पति, कला एवं संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, ऐतिहासिक इमारतें आदि सभी देश के खजाने हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें कहा गया है कि जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति में उगे बढ़े का अर्थ हम देशवासियों के लिए किया गया है। हमें ऐसा इसलिए कहा गया है कि हम सब अपने देश के मिट्टी में जन्म लिए, यहाँ हमें पोषण मिला। पोषण मिला कहने का मतलब हमने अपने ही देश के मिट्टी से अनाज को उत्पन्न किया, अनाज को खाया, उसे बड़े हुए, उसे विकसित हुए, और हम सब बड़े होकर विकसित के कार्य कर अपने देश का नाम करेंगे। यह भाव हमें देश के प्रति अपने कर्तव्य को जोड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कहा होगा? तो ऐसा इसलिए कहा होगा, क्या कहा गया होगा कि हमें अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है वो नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने देश के हर कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अब आएगा आगे के क्वेश्चन ग नंबर, जिसमें कहा गया है वह हृदय नहीं है, पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग हृदय में भावनाओं की कमी दर्शाने के लिए किया गया है। जिस व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति प्रेम, संवेदना और समर्पण नहीं है, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। अगला क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उससे क्या क्या कहेंगे। संकेत में दे रखा है, पत्थर पहले बोलता है जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। इसी तरीके से लिखना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है पत्थर और मेरी बीच की बातें कुछ इस प्रकार होंगी। सबसे पहले पत्थर कहता है जब मैं पहाड़ पर था तो बहुत बड़ा और कठोर था, फिर एक दिन नदी में गिर गया। जब मैं नदी में गिरा तब पानी की धारा ने मुझे धीरे धीरे घिसता रहा और नया चिकना छोटा आकार दिया। फिर मुझे लोगों ने सम्मान दिया, कभी पूजा गया, कभी रास्ते के लिए तो कभी घरों के लिए उपयोग किया गया, लेकिन मेरी संघर्ष और मेरे अंदर की बदलाव को कभी किसी ने नहीं सुना।
ये पत्थर बोलता है कि मैं किस संघर्ष से आज लोगों के उपयोग के काबिल बना हूं, ये किसी ने नहीं देखा। मैं चुपचाप उस नदी के धारा के प्रवाह को सहते रहा, संघर्ष को सहते रहा, ताकि हम एक दिन किसी के लायक बन सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे छात्र, यानी मैं क्या कहूंगा ये आप सुनिए। तुमने बहुत संघर्ष किया। मैंने पत्थर से कहा कि भाई तुमने बहुत संघर्ष किया और उसी संघर्ष की वजह से आज तुम उपयोग और पूजनीय बने। आज कहने का मतलब पत्थर को हम लोग मूर्ति के रूप में पूजते हैं और पत्थर को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं अपने घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। तो वही बात कहा जा रहा है कि पत्थर से हमने कहा कि भाई तुमने संघर्ष बहुत किया और संघर्ष की वजह से ही तुम आज उपयोग और पूजनीय बने। तुमसे हमें धैर्य, बदलाव को स्वीकार करने और स्वयं को निखारने की प्रेरणा मिली। मैं मानता हूं कि भावनाओं के बिना कोई भी चीज, चाहे वह इंसान हो या पत्थर, सब अधूरी है। और इस तरीके से हम अपनी वक्तव्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर अंक पे, जिसमें कहा गया है कि देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे कि देश के निम्नलिखित संसाधनों या वस्तुओं को संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे जल संसाधन को नंबर 1 में हम लिखा है, जल संसाधन को। जल संसाधन को क्यों संरक्षण की आवश्यकता है? क्योंकि जल जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए जल को संरक्षण देना चाहिए, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, जल को आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी संरक्षण के उपाय हैं। सेकंड में वन्य और वन्य जीव, इसको क्यों संरक्षण की आवश्यकता है? क्योंकि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए। यदि ये पर्यावरण को संतुलित बनाएगा तो समय पे वर्षा होगा, समय पे गर्मी गिरेगा, समय पे क्या होगी तो सर्दी के मौसम आएंगे, सब समय पे होगा। ठीक है, इसलिए वन और वन्य जीवों को संरक्षण की आवश्यकता है। फिर उसके बाद कोयला, खनिज, मिट्टी, इन सभी को भी क्या करना है, संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये सभी संसाधन सीमित है, लिमिट में है और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और भविष्य के लिए आवश्यक भी है, इसलिए इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति आज के समय में हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती चली जा रही है। और आज जो हम लोग अपने संस्कृति को छोड़ करके किसी अन्य की संस्कृति, जैसे हम लोग का संस्कृति कपड़े पहनावा में लेकर के धोती कुर्ता, लेकिन आज के समय में ऐसे कोई पहनता है नहीं ना, तो हम लोग किसी दूसरे के संस्कृति को ले रहे हैं। तो हमारी पहचान और गौरव बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा प्रदान करना होगा। ऐतिहासिक स्थल और इमारत, जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक स्थल है जहां हम लोग घूमने जाते हैं और अपने अतीत के बारे में जानते हैं कि हमारे दादा परदादा या हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे काम किए, तो उनको भी क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है, ताकि हमारी जो सभ्यता है और गौरव के जो प्रतीक हैं उसकी क्या की जाए, संरक्षण प्रदान की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। कविता की रचना, आपको यहाँ पे कविता दिया गया है और इसे प्रश्न को बनाना है। जैसे देखिए कविता में दिया है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं उसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए, जैसे कि दाना पानी, राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है। इस पंक्ति को तुक मिलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर पांच के समूह मिलाकर चर्चा कीजिए। यानी आप लोग स्टूडेंट मिलकर के क्या कीजिए, अपने स्कूल में चर्चा कीजिए और उसके बाद उत्तर को लिखिए। तो देखिए चर्चा आपको खुद से करना है, लेकिन हम उत्तर यहाँ पे इन दोनों प्रश्नों का बता देते हैं। तो उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन है कि शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा।
तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शब्दों के तुक मिलाने से कविता में निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, शब्दों के तुक मिलाने से कविता संगीतात्मक और लयबद्ध बनती है। यानी जैसे आप शब्दों के तुक को मिलाएंगे तो कविता आपको संगीत के जैसा, गाना के जैसा लगेगा और लय यानी संगीत के जो सुर है उसके जैसा लगेगा और आप उसे आनंद पूर्वक पढ़ेंगे, आप उसे आनंद पूर्वक याद करेंगे। पाठक या श्रोता पर भावनात्मक प्रभाव डालती है और ये जो तुक वाले वर्ड होते हैं भावनात्मक यानी भाव को उजागर करती है और जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है उस पे ये भाव का अपना छाप छोड़ता है। ठीक है, कविता को कंठस्थ करने और गुनगुनाने योग्य बनाती है। यानी कविता को यदि आपको याद करना है तो यही तुक वाले शब्द से आप आसानी से कर लेते हैं और कहीं पर भी आप इसे गा भी लेंगे। तुकों के कारण भावनाएं अधिक प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त की जाती है। यानी जब तुक मिलेगा तो जो आपके अंदर भावना है उसको और भी आप अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो इसलिए कविता में तुक मिलाने से इन सभी का प्रभाव पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ख, जिसमें कहता है कि कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। का उत्तर लिखेंगे कि कवि ने कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बातों का प्रयोग किया है। अब कौन कौन बातों का प्रयोग किया है आइए जानते हैं। नंबर 1, लय और गति। लय और गति कहने का क्या मतलब है कि गति से अगर आप तेज गति से पढ़ते हैं या आप गति का मतलब यहाँ पे उतार चढ़ाव का मतलब है। क्या है? उतार चढ़ाव का मतलब होता है इसका गति का मतलब उतार चढ़ाव। तो पूरी कविता को पढ़ने में संगीतात्मक जैसा अनुभव हो, ये किसके कारण होता है? लय और गति के कारण। तुकबंदी शब्द का प्रयोग। तुकबंदी शब्द का प्रयोग कहने का मतलब क्या है कि शब्दों की मिलती ध्वनि से कविता में सौंदर्य आ गया है। यानी कविता में सुंदरता आ गई है जब तुक वाले शब्द आपस में मिलते हैं। दोहराव कहने का मतलब कुछ पंक्तियां को बार बार आकर मुख्य संदेश के ऊपर जोर देती हैं। जैसे कुछ जो पंक्ति होती है उनको 2 बार 3 बार पूरे जो कविता होता है उसमें दोहराया जाता है। तो क्यों दोहराया जाता है? जो मुख्य संदेश है, जो मुख्य रूप से आपको बताने की कोशिश की जा रही कविता में, उसके ऊपर जोर देने के लिए। फिर उसके बाद भावनात्मक शब्द। देश प्रेम और बलिदान की भावना जगाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है इस कविता में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। अब इसके बाद आता है आपकी कविता। अब आपकी कविता यानी खुद से बनाना है, जिसमें कहा गया है कि देश प्रेम से जुड़े अपने विचार को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। जैसे दिया है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कविता बनाना है। तो देखिए हमने बनाया यहाँ पे, अब देखेंगे, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो इस मिट्टी में जन्मा फिर भी उसका कोई उपकार नहीं, जो देश के काम न आए उसका यहाँ पे होना चाहिए था, उसका जीवन का कोई सार नहीं, उसका जीवन का कोई सार नहीं। और इस तरीके से आपको कविता का रचना करना था। तो कैसा लगा आज का वीडियो? और आगे के क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।